अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तवक्कुआत के मुताबिक नवाज शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने और नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत की। नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नजीर तारड़ पेश हुए। नवाज शरीफ भी अदालत में मौजूद थे, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर नैब को एतराज नहीं है। तासुर दिया गया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि चेयरमैन नैब और वो खुद इस बात पर मुत्तफिक है कि पहले मरहले में अपीलें बहाल करने पर एतराज़ नहीं करेंगे। अपीलें बहाल हो गई तो शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालबा किया कि आप कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की अपीलों पर मेरिट पर फैसला किया जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, जी बिल्कुल, नवाज शरीफ सरेंडर कर चुके हैं, अदालती रहमो करम पर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल भी नहीं। अदालत के किसी फैसले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अदालत नवाज शरीफ से नए जमानती मचल के तलब कर सकती है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरखास्तों पर फैसला किया। बादशाह अदालत ने दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। आज की अपीलों की बहाली के बाद एक बार फिर नवाज शरीफ के केसेस की तारीख पर तारीख पड़ेगी। इस दौरान उनकी तकरीबन मुस्तकिल जमानत बरकरार रहेगी और वो इलेक्शन के लिए खुलकर मुहिम चला सकेंगे। नैब इस दौरान केसेस में शवाहिद की रोशनी में रेफरेंसेस वापस लेने का फैसला भी कर सकती है। अगर नैब की जानिब से ऐसा फैसला किया जाता है तो नवाज शरीफ के दामन पर लगे दाग भी जल्द ही धुलने का इम्कान है। नवाज शरीफ की वापसी और अपीलें बहाल होने के रिलीफ मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून के एक किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। वो खुलकर इलेक्शन कैंपेन चलाने के काबिल हो चुके हैं। इस बारे में मुस्लिम लीग ये फैसला भी कर चुकी है कि पूरी कुव्वत के साथ इंतखाबी मुहिम शुरू की जाए। लेकिन इलेक्शंस के मामले पर अब भी अबहाम बरकरार है और जब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल और इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान नहीं कर दिया जाता, ये अबहाम जू का तू बरकरार रहेगा। मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी तमाम जमातें इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त यानी जनवरी में कराने के लिए जोर डाल रही हैं। अलबत्ता पीडीएम सदर का इस बारे में मौक़िफ़ बाकियों से कदरे मुख्तलिफ है। इलेक्शंस पर बेयकीनी के बादल इतने गहरे हैं कि सदर ममलिकत तक को ये यकीन नहीं है कि इलेक्शंस जनवरी में होंगे। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शंस के मामले को टेकअप करने को वो एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखते हैं। सदर आरिफ अलवी के बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी अपना रद्द-ए-अमल जारी किया है और सदर के बयान को रद्द कर दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तरदीद करते हुए कहा कि इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने पर दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समाअत और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदियों की अशात के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन की ये यकीन दहानियां अपनी जगह, लेकिन माजी करीब में इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात की वजह से मुख्तलिफ जमातों में बेचैनी है। इसीलिए वो बार बार इलेक्शन वक्त पर कराने के बयानात देते हैं। इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करते हैं। उनकी नज़र में इलेक्शन कमीशन समेत निगरां हुकूमत और इदारे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ नून लीग को सहूलत फराहम करना है। अब पीपल्स पार्टी के खदशात और इल्ज़ामात अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिरे से इलेक्शंस की बात ही नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रही है कि इलेक्शंस की तारीख दी जाए। जब उनसे इलेक्शन से मुतालिक सवाल होता है तो वो सारे का सारा मामला इलेक्शन कमीशन पर डाल देते हैं कि इलेक्शंस की तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। इन तमाम जमातों के खदशात, एतराज़ात और बयानात अपनी जगह, जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह और पीडीएम सदर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ बाकी तमाम तर जमातों से अलग है। उनके मुताबिक तो जनवरी में बर्फबारी की वजह से इलेक्शंस कराना मुमकिन ही नहीं है। इलेक्शंस या तो नवंबर में कराए जाएंगे, नहीं तो उनको जनवरी से भी आगे ले जाया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान इस सारे मामले पर कहाँ खड़े हैं, उनकी प्रिंसिपल पोजीशन क्या है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे। तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, सांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है।
इलेक्शन कल कराओ तो हम कल भी तैयार हैं, लेकिन अगर हो सके कि अगर जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में तो बर्फबारी होगी। जहाँ आबादी ही नहीं है वहाँ बर्फ होती है, तो क्या ये लोग वोट का हक नहीं रखेंगे? खवातीन के बारे में तो आप कहते हैं अगर इतनी फीसद वहाँ पोलिंग स्टेशन पर वोट न पड़े तो दोबारा कराए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ये पोजीशन अपनी जगह पर, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से आज ही इस्लामाबाद में चंद अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है। मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात इससे पहले, मफामत की हामी भरने का मामला बाद में, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जिनमें असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ इस वक्त में शामिल थे। और मौलाना फजलुर रहमान की खुशदामन की वफात पर ताज़ियत और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। मौलाना इलेक्शन से मुतालिक जो कुछ कह रहे हैं और जिस अंदाज में वो इलेक्शंस पर मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, वो आपने देखा इस सारी सूरत हाल ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। सवाल ये है कि क्या इलेक्शंस जनवरी में होंगे? अगर इलेक्शंस जनवरी में होंगे तो क्या पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर होगी? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ के साथ होती है तो किस हद तक होगी? या सवाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शंस कराने में जल्दी क्यों नहीं है? और सवाल तो ये भी उठता है कि इलेक्शन कमीशन क्यों तमाम जमातों के लिए यकसा मौके देने में नाकाम हुआ है? इलेक्शन से मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर पेश हुए। कोई कमेंट आपका इसके ऊपर कि अपीलें तो बहाल हुई गई हैं, मफरूरी का टैग भी खत्म हो गया है, अब गिरफ्तार भी नहीं होंगे, ये नैब पहले गलत थी या आज सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? देखिए, मियां साहब के एब्सेंस में उनको उनकी अपीलें मुस्तरद हुई थी, और जहां तक मैंने सुना है कि अदालत ने जब उनकी अपीलें मुस्तरद की थी, तो क्योंकि क्रिमिनल अपीलें एब्सेंशिया में मुस्तरद नहीं होती, लिहाजा उस वक्त अदालत ने ये लिखा था कि मियां साहब वापस आए तो आके दरख्वास्त दे के अपनी अपीलें बहाल कर सकते हैं, जहां तक मुझे इल्म है। और अगर ये ऐसा ही है तो फिर तो उनको कोई खास फेवर नहीं हुई, फिर तो ये अदालत का एक हुक्म भी था। रही बात इदारों की, नैब की, तो हाँ, नैब का रवैया जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए हैरानकुन है। हमारे ये अदालतों का भी, हमारे बाकी इदारों का भी ऐसे ही होता है कि हुकूमतें साथ हो तो कुछ और होता है, हुकूमतें मुखालिफ हो तो रवैये और होते हैं। यही प्रोसिक्यूशन जो है इन्हीं केसेस को बड़े जोर से परसू कर रही होती है, भले इनमें कोई जाम ना हो, और यही प्रोसिक्यूशन बड़े तगड़े केसेस हो तो कह रही होती है हमें कोई इतराज नहीं है। तो ये पूछना जरूर चाहिए प्रोसिक्यूशन से, इस रवैये से अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम का अपने इदारों के ऊपर क्या एतबार ठहरेगा? वो सियासी हो, वो इंतजामी हो, वो अदालती हो, जो भी इदारे हैं उनके ऊपर क्या एतबार ठहरेगा? तो कायरा साहब फिर उर्फे आम में कह सकते हैं कि नैब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और अगर हो गया है जैसे कि आप कह रहे हैं कि हुकूमतें बदलती है तो हो जाता है, अभी तो प्रैक्टिकली मियां साहब की हुकूमत नहीं आई, केयर टेकर सेटअप है, नैब महसूस कर रहा है कि मियां साहब की हुकूमत आ रही है या वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? वो क्या कहते हैं, आपके लिए मैं क्या कहूं कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये खबर दुरुस्त है कायरा साहब? ऐसा ही होने जा रहा है? मैंने कहा ना, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो ये सब आनन फानन तो नहीं हुआ सर, ये तो बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर बिल्डअप हुआ। तो फिर मुझे पूछने दें कि पीपल्स पार्टी भी, ज़ाहिर है मुलाकातें तो आसिफ अली जरदारी साहब की दुबई में मियां साहब से हुई थी, बिलावल साहब जाके मुलाकात करके आए थे, उस वक्त तक सिचुएशन ऐसी नहीं थी या ना बल्द रही पीपल्स पार्टी? देखिए, बात बल्दी या नाबल्दी की नहीं है, बात यह है कि जो आपने सवाल किया मैंने तो उसकी बात की। पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ है या पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर दिए। अब हम कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट दें, जो भी है, मियां साहब तशरीफ ले आए हैं तो अब इलेक्शन की डेट दीजिए, आगे बढ़िए। इलेक्शन की डेट देने से जो गैर यकीनी की कैफियत है ये खत्म होगी। आज भी मुल्क के अंदर ये बहस है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं दिन में जहां भी जाता हूँ को कम से कम 20 दफा ये सवाल लोग करते हैं कि जी इलेक्शन हो जाएगा, जी वक्त पे होगा, कब होगा। तो ये गैर यकीनी आपके सवाल भी होते हैं, रोज मीडिया भी सवाल आज तक ये कर रहा है कि जी क्या होगा। हमें इलेक्शन कमीशन से ये बात आपकी ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है। मियां साहब वापस आए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान में तकरीर की, उस पूरी की पूरी तकरीर में कहीं इंतखाबात का कोई जिक्र नहीं था। अब दोबारा जब वो पेशियों के लिए आते हैं, सवालात तो होते हैं, लेकिन उन्होंने लगता है कि चुप का रोज़ा रखा हुआ है, वो लबकुशाई नहीं कर रहे हैं। नून लीग से पूछो, वो कहते हैं जी हमने तारीख तो नहीं देनी, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर किस मसलहत का शिकार है, क्यों तारीख नहीं दी जा रही? आपका एनालिसिस क्या है कायरा साहब? देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है कि वो क्या वजह है, लेकिन इस मुल्क के सदर जो सबसे बड़े ओहदे पे मुतमक्किन है और उनकी इंफॉर्मेशन बहरहाल मुझसे आपसे बहुत बेहतर है और सियासी तौर पे बड़े तजर्बाकार आदमी है, वो एक जमात के नजरियाती साथी हैं अपनी जमात के, वो बार बार बबांगे दौल कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। तो आम लोगों का आपका मेरा तजिया क्या रह गया? सो हम क्या कह रहे हैं? मियां साहब को या मुस्लिम लीग को, पता नहीं, मेरे दोस्तों को उनका अपना हक है वो सवाल करें या ना करें, लेकिन मुझे हैरानगी है कि वो इस बात को अपनी छेड़ क्यों बना बैठे, चिड़ क्यों बना बैठे। भाई बात क्या करनी है कि इलेक्शन कमीशन को कहें कि जनाब आपने जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा है, अब शेड्यूल दे दीजिए, सो दैट कि हम लोग उस मामले में लग पड़े, एक यकीन हो जाए। वैसे तो इलेक्शन अगर किसी ने ताकत के जोर पे नहीं कराने या किसी बहाने से नहीं कराने, तो वो डेट दी हुई हो तो भी तो डेट आगे जा सकती है। तो लेकिन इसके बावजूद कोई गैर यकीनी कम होगी, इलेक्शन का माहौल बनना शुरू होगा। पता नहीं हमारे मुस्लिम लीग के साथी क्यों इस बात को अपनी छेड़ बना बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, ये हम सबको पता है, हम मुतालिबा कर रहे हैं, हमें भी पता है, हम ये कह रहे हैं सब इसमें आवाज मिलाएं ताकि इलेक्शन कमीशन जल्द डेट दे और शेड्यूल दे दे ताकि ये गैर यकीनी खत्म। कायरा साहब, इलेक्शन से पहले मियां साहब की या नून लीग की कुछ शराइत तो नहीं है, कुछ कंडीशंस तो नहीं है कि इलेक्शन से पहले ये प्लेयर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये फील्ड में उतरेगा, ये नहीं उतरेगा, और जब तक ये इसका दाखिला बंद नहीं कर दिया जाता या ममनू नहीं करार दे दिया जाता है इसको इलेक्टोरल फील्ड से, तब तक इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब एक बड़ा तजर्बाकार सियासी कारकुन है, इस तरह के मुतालबा कर रख रहे हैं वो। हाँ, एक बात जरूर है और दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी को किसी की ख्वाहिश पे बाहर रख के या किसी खदशे से बाहर रख के इलेक्शन का डोल डाला जाएगा तो फिर तो काम नहीं चलेगा। अगर किसी फर्द पे, किसी जमात पे, मैं नाम लेता हूँ, नहीं मैं पीटीआई कहता हूँ, पीटीआई की क़यादत पे, किसी लीडर पे, किसी कारकुन पे जो मुकदमात हैं वो किसी मुकदमे में रिक्वायर्ड हैं, उन्होंने जो 9 मई को जो किया या उसके अलावा जो सोशल मीडिया के अंदर जो इदारों की या बाकी जगहों पे उन्होंने तजलील की है या जो हरकतें की हैं या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातें हुई हैं, उसके ऊपर जो कानून की अमलदारी है, कानून का अमल दरामद होना चाहिए। वो अदालतों में केस जाए, प्रोसिक्यूशन प्रूव करे और उनका फैसला अदालतें करें। उनको अगर इलेक्शन की इजाजत मिलती है तो लड़े, नहीं मिलती तो ना लड़े। लेकिन पीटीआई के बाकी लोग जो किसी केस में मुलव्वस नहीं है वो हमारे भाई बहन हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। इस वक्त तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलाखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ खुदा करके। डॉक्टर साहिबा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। इब्तिदा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहानिया में अकाउंट ओपन करने जा रही है, यानी पहला जलसा करने जा रही है, तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबात का चांद नज़र आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको पता है कि शाहीन जो है वो निशान जो हमें मिला है, उसके हवाले से आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इस्तेहकाम जो है वो क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान तक का जो सफ़र है उसको शाहीन ने जिस तरह से नौजवानों को खुददारी का दर्स दे के अल्लामा इकबाल के नज़रिए के साथ जुड़ा वो बयानिया कि उनके जोश को गरमाने और उनको वो जज्बा और ईमान की ताकत जो है उसको उभारने के लिए जो शाहीन का निशान एक सिंबल के तौर पे यूज़ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उस निशान के तहत जो है वो सियासी अमल के अंदर उस सियासी उफक के अंदर उभरने और ये इकबाल का शाहीन ही है या किसी और का शाहीन है? की बात इकबाल का शाहीन है, क्योंकि इकबाल जो है वो खुद ही का दर्स दे के हमेशा जो मुसलमानों को एक ही बात समझाने में लगे रहे कि अपने ज़ोरे बाजू पे फ़ख्र करें, अपनी ताकत पे फ़ख्र करें। और अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान इधर उधर देखने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपने उस कीमती एहसासे जो नौजवान है उनकी तरफ देखें। डॉक्टर साहब, मुझे फिर ये पूछ रहे थे ना कि इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने जोरे बाजू पर ही तहरीक इंसाफ में तोड़फोड़ कर रही है
या किसी और का दस्तोबाजू बन के ये टूट फूट हो रही है तहरीक इंसाफ में, जो रोज विकटें गिर रही हैं? कभी तहरीक इंसाफ विकटें गिराया करती थी, आज इस्तेहकाम पाकिस्तान विकटें गिरा रही है, तो ये विकटें अपने जोर से ही गिर रही हैं? जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ोर से गिर रही हैं, क्योंकि जो जहांगीर तरीन साहब उधर भी विकटें गिराने वाले यही थे, और यही बैकग्राउंड में होमवर्क करके उन कैंडिडेट्स को या इलेक्टेबल्स को या आप कह लें कारकुनान को ऑफ द रिकॉर्ड उस स्क्रीन से ऑफ मिलते थे, तैयार करते थे, कमिटमेंट करते थे, और उनको ये यकीन दिलाते थे कि इस जमात में आप आएँ, आपको इज़्ज़त मिलेगी, मुकाम मिलेगा, और जो आपके बिखरे हुए ख्वाब हैं उनको हम यकजा करके पाकिस्तान के लिए उनकी एक बेहतर तबीर करेंगे और एक नया पाकिस्तान मिल के बनाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली वो नया पाकिस्तान बनाने के जो हमारे सुप्रीम कमांडर थे, वो इस वक्त जो है वो एक ऐसा पाकिस्तान बना के खुद डियाला चले गए, जहाँ इस वक्त हर तरफ मायूसी है और अनरेस्ट है, इंतशार है, और ग्रुपों में तकसीम हुई ये कौम है। तो इसको अब इकट्ठा करने के लिए, यकजा करने के लिए हमारा वही बयानी है, लेकिन हम प्लेटफार्म नए से उसी जज्बे, जुनून और कमिटमेंट से उन लोगों को दोबारा से इस प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर रहे हैं। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये बावर करवा रही है कि हमारा जो है वो ना नज़रिया बदला है, ना हमारा बयानिया बदला है, ना हमारा जो है वो मंशूर बदला है। अगर बदला है तो वो प्लेटफार्म बदला है, क्योंकि उस वक्त भी हम इसी गलत सड़े निज़ाम के चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हुए थे, आज वो अपनी पार्टी बना के विकटें गिरा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तो मजीद विकटें गिरने के इम्कानात भी हैं, या मजीद लोग भी गिर के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? देखिए, ये हमारा सियासी कुनबा है जो भी पीटीआई के अंदर आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आए दिन इजाफा हो रहा है, और ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा पहला पावर शो है हम जहानिया में, खानेवाल में वो करने जा रहे हैं परसों 28 तारीख को, और वो पावर शो जो है उसके लिए ये पावर डोज है कि हमारे वो लोग जो आ रहे हैं और फिर जलसों के अंदर या आने वाला हमारा जितना भी एक पब्लिक शोज़ हम मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं, ये एक पूरी सीरीज़ है, ये कोई एक 2020 या 50 ओवर मैच नहीं है, ये एक लंबी सीरीज़ है और जो इलेक्शन तक चलेगी, और इसमें बेशुमार आपको ऐसे चेहरे शमूलियत इख्तियार करते नज़र आएंगे जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी, तरक्की, खुशहाली और तमीर तरक्की में एक हरावल। यही मेरा सवाल है कि अगर ये लंबी सीरीज चलती रहेगी तो फिर इंतखाबात कब होंगे? देखिए, इंतखाबात का तो इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ अनाउंस की और उसके बाद हतमी लिस्ट लगने के बाद जो 30 तारीख को लग रही है, तो मैं पूरा उम्मीद हूँ कि उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना उनकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि दे विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स, और पाकिस्तान को इस वक्त इंतशार, अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने का वाहिद फार्मूला और कुंजी जो है वो इंतखाबात। मुमलिकत को इंतखाबात नजर नहीं आ रहे जनवरी में, जो बड़े सोर्सफुल है, जिनके पास इंफॉर्मेशन भी है, वो जनवरी में इंतखाबात नहीं देख रहे। आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जनवरी में इंतखाबात नजर आ रहे हैं? देखिए, सदर साहब का जो रोल रहा है और सदर साहब के जो अब तक के अमाल हैं, वो तो उस सौदे के साथ नाइंसाफ़ी और जिस तरह से वो ब्रांड हुए थे जमात के साथ, तो उनकी ऐनक जो है यकीनन उसके नंबर बदले हैं, क्योंकि उनको अब नज़र जो चीज़ें आ रही हैं, इससे पहले उनको 9 मई नज़र नहीं आया, इससे पहले उन्हें वो ज़हर आलूद बयानिया नज़र नहीं आया, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाली वो साजिशें नज़र नहीं आई, और अनफॉर्चुनेटली वो हर साजिश के अंदर हिस्सेदार रही। तो अब भी वो ये कह के पाकिस्तान के अंदर एक नई साजिश को जन्म देना चाहते हैं। तो अपना सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हुआ है वो मीटिंग्स करने के बाद, क्योंकि ये उन्होंने क्लेम किया था कि डेट वो देंगे इलेक्शन की, और अब उन्हें अगर इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि उनका अपना वजूद जो है ये उसकी नफ़ी है, क्योंकि ऐवान सदर में बैठ के उस आइन के सुप्रीम कमांडर के तौर पे उन्हें अपने इख्तियारात का भी पता होना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारियों का
एहसास होते हुए इस तरह के बयानात जो है उनसे ग्रेस करना डॉक्टर साहब देखिए, चाहिए, तहरीके जहां वो इंसाफ, सियासी पीपल्स पॉइंट स्कोरिंग पार्टी, कर रहे हो। इवन जेयूआई फेस सब जनवरी में इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि तारीख दे दे अब। तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी यही मुतालबा है? देखिए, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आप नई हल्का बंदियों के तहत, क्योंकि वो वोटर जो 10 साल से इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सका, उसको नई हल्का बंदियों में आप वोटर लिस्ट में शामिल करके और वो हतमी फहरिस्तें लगाएं और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। और इलेक्शन कमीशन को यकीनन अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा करनी है और अब मज़ीद तख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब लास्टली, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा कौन है फ्रैंकली स्पीकिंग? पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जैसे दीगर सियासी फरीकैन को नजर आ रहा है, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं? देखिए मेरा यकीन कामल है कि जो पाकिस्तान के झंडे के नीचे ओथ लेता है और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वर्दी पहनता है, वो पाकिस्तान के मफाद के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता। तो हर चीज़ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल काज के लिए हो रही होती है। उसमें किरदार बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन काज नहीं बदलती, काज वही रहती है। और काज जो है सुप्रीम है, किसी भी फर्द और शख्सियत से ज़्यादा काज है। तो अगर कोई लाडली चीज़ है, मियाँ साहब क्या अमल और मियाँ साहब के जो करतूत हैं वो साबित करेंगे, क्योंकि अदलिया से मोहर लगवाना, ठप्पा लगवाना और अवाम से ठप्पा लगवाना, इसके दरमियान में अभी बड़ा फासला है और देयर आर मैनी सिप्स बिटवीन द कप एंड लिप्स। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, दिल्ली दूरस्त। डॉक्टर साहब आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास बारे बात करेंगे इस वक्त इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इमरान वसीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास को तलब करने से मुताल्लिक बहुत सारी गुजारिशात, सिफारिशात ना सिर्फ ब्रदर जजेस की रही बल्कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी मुतालबा करते रहे उमर अता बंदयाल साहब से कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर सरबरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये इजलास तलब किया। ये इजलास इन हालात में किस कदर गैर मामूली है, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे ख्याल से तो रेहान साहब बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो कि बंदयाल साहब को पूरी करनी थी, लेकिन वो नहीं पूरी करके गए। और जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने रिटायर्ड होना तो ये तमाम जिम्मेदारियां जस्टिस काजी फाइजा के कंधों पे आई, तो वो इस जिम्मेदारियों को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखें ना कि फौजी अदालतों के खिलाफ जो दरखास्तें आई थी वो एक दिन में आई, दूसरे दिन में उन दरखास्तों को टेकअप कर लिया गया, बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज हो गया और सिर्फ आधे घंटे की या 1 घंटे की प्रोसीडिंग रहती थी कि 3 अगस्त के बाद दोबारा उन केसेस को समाअत के लिए लगाया ही नहीं गया। तो ये फैसला भी जो बंदयाल साहब थे वो जाते जाते कर सकते थे, लेकिन वो फैसला नहीं कर सके। इसी तरीके से जो आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की बात की, आपको याद होगा कि जाहिर सी बात है कि आप भी तमाम जो खबरें हैं उनके साथ अपने आप को टच रखते होंगे। वो एक केस की समाअत के दौरान जब ये शिकायत मज़ार नकवी साहब के खिलाफ आई थी तो बाकायदा तौर पर बंदयाल साहब ने कहा था कि मैंने अपने बेंच में जस्टिस मज़ार नकवी साहब को इसलिए शामिल किया क्योंकि मैं उनको बेंच में बिठा के ये पैगाम देना चाहता था जो ये चाहते हैं कि मैं अपने एक और जज की भी कुर्बानी दे दूं। और उसमें जो उनकी आवाज भर आई थी और फिर काजी फाइजा साहब का भी उन्होंने जिक्र किया था कि इससे पहले भी हमारे एक और जज साहब को जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मसाइल का सामना करना पड़ा। तो वो उस बारे में भी जो उस दिन जज्बाती हुए थे उमर अता बंदयाल साहब, तो हमारे साथी दोस्त भी कह रहे थे कि एक तरफ तो काजी फाइजा के साथ आज बड़े लगाव का इजहार कर रहे थे, दूसरी तरफ उनका जो मामला था, जो रेफरेंस का मामला था, जो उनकी आईनी दरखास्त थी, उसमें फैसला क्या दिया था बंदयाल साहब ने, बजाय इसके कि उन्हें मुकम्मल तौर पे क्लीन चिट देते, उनके जो केसेस थे वो एफपीआर को भिजवा दिए थे। तो वो तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास क्या बुलाना था, वो तो अपने साथ बिठा के जिन जज साहब के खिलाफ शिकायत थी उसका जिक्र कर रहे थे कि मैंने ये मैसेज दिया है और खामोश पैगाम दिया है और उन लोगों को पैगाम दिया जो इनके खिलाफ रेफरेंस लेके आए हैं दिया जाए। अच्छा इमरान वसीम साहब, आपको याद होगा कि जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने
एक टेलीफोन कॉल का जिक्र भी किया था जो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनको की थी, और ख़त पे उन्होंने ये तमाम रुदात बयान कर दी थी और उनको कहा था कि बेहतर होता कि आप टेलीफोन कॉल की जगह इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाते। अब ऐसे गैर मामूली हालात के अंदर कि वो उमर अता बंदयाल साहब तो नहीं टेकअप कर पाए, अब सरदार तारिक मसूद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, जस्टिस एजाजुल एहसन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, काजी फायज ईसा साहब भी होंगे, और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी यहाँ पर होंगे। तो कॉम्पोजिशन कितनी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस वक्त की, क्योंकि 2 जजेस की राय तो बड़ी क्लियर नजर आई है। पहले भी वो चाहते थे कि इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाया जाए, तो इस वक्त जो कॉम्पोजिशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो कितना रोल प्ले करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस कॉल का आपने जिक्र किया जो बंदयाल साहब ने रात के एक पैर में सरदार तारिक मसूद साहब को की थी, तो वो कॉल दरअसल एक सौदेबाजी के लिए की गई थी कि आपके खिलाफ भी हमारे पास एक कंप्लेंट आई है और एक नकवी साहब के खिलाफ कंप्लेंट है, तो मैं इस सारे मैस को साफ करना चाहता हूं, तो आप जो आपके पास जो ओपिनियन है आप नकवी साहब के खिलाफ ओपिनियन दे दें, जो आपके खिलाफ रेफरेंस कंप्लेंट आई है मैं उसको खत्म कर देता हूं। तो वो जोड़ तोड़ के लिए, सौदेबाजी के लिए कॉल की गई थी। और जहां तक जो जज साहबान की बात है, जो आपने काजी फायसल साहब का जिक्र किया जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सरदार तारिक मसूद साहब का जिक्र किया जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने रेफरेंस के फेट के हवाले से कि उसमें सब्सटेंस क्या है, शवाहिद कितने स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर उन्होंने राय नहीं दी। हाँ, इतना जरूर कहा था कि अगर कंप्लेंट आई है तो आप फिर कार्रवाई को आगे बढ़ा के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं, एक मुअज़्ज़ज़ जज पे इल्जाम लग रहा है तो उन इल्जामात के हवाले से फैसला हो जाए। अगर तो उसमें इल्जामात में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है, कोई मवाद नहीं है, तो फिर उस जज को क्लीन चिट मिलनी चाहिए। लेटर अभी इस वक्त हम एक सीनियर ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन 2 दर्जन के करीब रेफरेंसेस और शिकायत है। मजीद कितने जजेस के खिलाफ इस तरह की शिकायत आई हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप की जाएंगी? देखिए रेहान साहब, शिकायत तो हर आए रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आती रहती हैं, लेकिन कल के इजलास में हमारे ज़राए की जो इतला है वो यही है कि चूंकि जो राय दी गई है, जो ओपिनियन मांगी गई थी वो सीनियर प्यूनी जज से या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर हैं सरदार तारिक मसूद साहब से मांगी गई थी। तो कल के इजलास में जो बाकी कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर भी बात हो सकती है क्योंकि पूरी डिटेल काउंसिल के सामने आएगी, लेकिन अगर कार्रवाई बढ़ाने का कोई फैसला होता है तो वो उसी राय पे आएगा जो जस्टिस मजारी नकवी साहब के हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने दी है। लास्टली इमरान वसीम साहब, आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा के अगेंस्ट भी रेफरेंस आया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की सूरत में बरतरफ किया गया था। तो आईने पाकिस्तान तो ये कहता है जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो उसका इस्तेहकाक होता है कि वो उसको उस वक्त के लिए मुअत्तल कर दे और वो ऑल्टरनेट जज जो है वो अपॉइंट कर दे। तो कल इस हवाले से भी कोई डिसीजन हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। आपके सामने है कि जब काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस आया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसका कॉग्निजेंस भी लिया था, तो जैसे काजी फैसल साहब जो हैं उन्हें जुडिशल साइड पे उनका जुडिशल काम करने से नहीं रोका गया था। मिसाल के तौर पे अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है, किसी जज को काम करने से रोक दिया जाता है, तो एक तरह से तो एक जज के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर आ गया, उसको जुडिशल वर्क करने से रोक दिया जाता है, तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उनके खिलाफ जो रेफरेंस है, जो कंप्लेंट्स है, उसमें अगर फैसला हो जाता है तो उसके बाद तो फिर जज साहब अपने ओहदे से फारिग हो जाते हैं। लेकिन ये कहना कि किसी के खिलाफ कंप्लेंट आ जाए, उस जज साहब को जुडिशल वर्क करने से रोक दिया जाए, तो ये नहीं होता, हमने देखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब आपके वक्त के लिए। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।